बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अमार आफ्ताब और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आज हम चैप्टर नंबर 13 को देखेंगे। अच्छा, अभी तक हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू अगर गिवन है तो कैसे फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी टेक्निक को हम यूज़ करते हुए हमने कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को अप्लाई करना है। लेकिन इससे पहले कि हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ें, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर लूँ। हमने जो शुरू में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, हमने क्या कहा था, क्या क्या देखती है। पहला हमने कहा था कि ये देखती है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, इसको देखती है। फाइनेंसिंग ऑफ एसेट्स को देखती है और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स को देखती है, मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स को देखती है। अच्छा, इसमें जो इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स के हवाले से हमने कहा था कि ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। डेट टाइम भी हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स की बात करते हैं। तो ये उन्हीं टेक्निक्स को हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कहते हैं। और कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का ताल्लुक फिक्स एसेट्स के साथ होता है कि अगर हमने कोई प्लांट परचेज़ करना है या हमने कोई नया बिज़नेस इनिशिएट करना है, तो इस सूरत में हमने कौन सी टेक्निक को अप्लाई करना है और हम ये देखें कि आया कि ये मंसूबा हम जो शुरू करने जा रहे हैं ये हमने इसको ऑप्ट करना है या कि नहीं करना। ठीक हो गया जनाब। तो इसके लिए हमने डिफरेंट कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो हैं, ठीक है, वो हमने देखनी होंगी। ठीक है, पहली जो टेक्निक है हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, शायद पढ़ने में आपको मुश्किल हो। दैट इज़ आवर, अच्छा जी, अच्छा, इसमें पहली जो डिफरेंट टेक्निक में जो पहली टेक्निक आती है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, दोबारा से लिख लेता हूँ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। पहली जो है हमारे पास, दैट इज़ पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड। दूसरी हमारे पास है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तीसरी हमारे पास है नेट प्रेजेंट, सबके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और चौथी है जो हमारे पास है, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अच्छा, अब इसमें जो पहली है दैट इज़ पे बैक पीरियड मेथड। इसको ज़रा देखना। अच्छा, पे बैक पीरियड में हम ये देखते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितने अरसे में हमें वापस होगी। हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितने अरसे में वापस होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने आज प्रोजेक्ट लगाया 1 मिलियन का आपने प्रोजेक्ट लगाया, वो और आपने जो ऑपरेशन और शुरू में आपने जो पैसा 1 मिलियन लगाया है वो आपको 4 साल में वापस हो गया, 4 साल में वापस हो गया। तो हम कहेंगे कि इस प्रोजेक्ट का जो पे बैक है, पीरियड है, वो कितना है, 4 ईयर्स है। देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें, यहाँ पे आप आ जाए, ये ईयर है, ये कैश फ्लोज हैं,
यहाँ पे आप कम्यूलेटिव कहते हैं मजमूई, कम्यूलेटिव कैश फ्लोज, कैश फ्लोज। फॉर एग्जाम्पल 0 पीरियड है, 1 2 3 4, ये 4 पीरियड हो गए। कैश फ्लो शुरू में आपने 1 मिलियन लगाया, ये नेगेटिव शो करने के लिए हमने ब्रैकेट में डाल दी, और फ़र्ज़ करें हर पीरियड में आपको एक जैसा कैश हासिल हो रहा है। कम्युलेटिव कैश क्या है कि पहले साल 0 पीरियड में तो चलें ये कैश इनफ्लो, कैश फ्लो से मुराद यहाँ पे कैश इनफ्लोज है पहले पीरियड के। यहाँ से देखते हैं फर्स्ट पीरियड में 250,000, 250 में फिर 250 ऐड हुआ 500,000, फिर 500 में फिर 250 हुआ 750,000, 750 में 250 ऐड हुआ तो 1 मिलियन। अब हुआ क्या, हुआ ये जनाब कि आपका 4 इयर्स लगे, आपका 1 मिलियन जो यहाँ पे था वो यहाँ पे पूरा हो गया। ये आपका कैश फ्लो जो हासिल हुए, और ये कम्युलेटिव कैश फ्लो, यानी शुरू का जो आउटफ्लो हुआ वो पूरा कितने अरसे में हुआ, 4 ईयर में हुआ। ये तो ये सूरत हाल हो गई जब आप पूरा कैश हो गया। ये भी तो हो सकता है कि आपको एक जैसा कैश हासिल ना हो। एक जैसा कैश हासिल ना होने से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें ईयर 4th ईयर में जाके आपको पैसे ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। फ़र्ज़ करें दोबारा से ये लिखते हैं, ईयर्स हैं, कैश फ्लोज हैं, और यहाँ पे कम्युलेटिव कैश फ्लो है। ज़ीरो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 मिलियन से आप आउटफ्लो शो करें। ईयर 1 पे फ़र्ज़ करें 250,000 इनफ्लो हुआ। ईयर 2 पे अब एक अब सेम नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है। यहाँ फ़र्ज़ किए 350,000 है, और यहाँ पे फ़र्ज़ करें 300 है। 5वां साल भी डाल लेते हैं, 5वें साल में फ़र्ज़ किया 200 है, बस यहाँ तक रहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते जाते हैं कि इसका पे बैक पीरियड क्या है। अब यहाँ पे कम्युलेटिव कैश फ्लो में लिखें जी, आप पहले साल के एंड पे कितना लिखेंगे आप, 250,000। यहाँ पे 250 में 300 ऐड करें 350,000, 350 में 350 ऐड करें कितना आ गया, 700,000। यहाँ कुछ तरह चेंज कर देते हैं, यहाँ पे फ़र्ज़ करें 3 की जगह 5 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। अच्छा यहाँ थोड़ी सी अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें हम 7 में 500,000 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, 12 लाख आ जाएगा। हमें 12 लाख नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 10 लाख चाहिए। तो अब हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि 7 लाख में कितना ऐड करूँ कि 10 लाख हो जाएगा। मैं कहूँगा जी 7 लाख में हम ऐड करेंगे 3 लाख। 7 लाख में 3 लाख ऐड करेंगे तो 10 लाख हो जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि पूरे साल में कैश फ्लो जो हासिल हो रहा है पूरे साल में, वो हासिल हो रहा है 5 लाख, जबकि हमें 3 लाख चाहिए 4 ईयर के लिए ताकि यहाँ पे 10 लाख पूरे हो जाए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बात को कि देखिए कम्युलेटिव कैश फ्लो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो चौथे साल में जाके 12 लाख हो जाता है, ये 12 लाख। लेकिन मसला क्या, मसला ये है
और यहाँ पे देखें 1.4 हो जाएगी, 14 लाख यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, 5-6 साल क्या हो जाएगा, 14 लाख हो जाएगा। मसला क्या, मसला ये है कि हमें 10 लाख पूरे करने हैं, और वो हमने देखना है कि 10 लाख पूरा करने में कितने साल लग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है। क्या चीज़ वाज़ेह है? एक चीज़ वाज़ेह ये है कि 3 साल तो 7 लाख के लिए चाहिए, और 3 साल से थोड़ा सा ज़्यादा पीरियड हमें चाहिए 10 लाख। हमने 12 नहीं, हमने कितने पूरे करने हैं, 10 लाख पूरे करने हैं। तो याद रखें, हम ये देखेंगे 7 लाख और 10 लाख के दरमियान में डिफरेंस कितना है, 3 लाख का। चौथे साल में 5 लाख हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे पे बैक पीरियड के लिए, ये आगे देखिए आप, पे बैक पीरियड के लिए ये 3 ईयर तो ये हो गए 7 लाख तक, प्लस देखें 10 और 7 में डिफरेंस कितना है, 3 लाख का। 3 लाख, और चौथे साल में कितने पैसे हासिल हो रहे हैं, 5 लाख हासिल हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 + 0.6, 3.6 ईयर्स इज़ आवर पे बैक पीरियड। दोबारा देख लें कि हमने क्या किया कि हमें 10 लाख पूरे करने थे, 3 सालों में 7 लाख हो गए। अब जो चौथा साल है उसके लिए हमें 3 लाख मज़ीद चाहिए, जबकि चौथे साल में जो टोटल अमाउंट हासिल हो रही है वो कितनी हासिल हो रही है आपको, 5 लाख का। जो टोटल अमाउंट हासिल हो रही है 4th ईयर में, उसको एज ए डिनोमिनेटर लेंगे, और जो डिफरेंस है 10 लाख का और 3 साल तक जो कम्युलेटिव अमाउंट आ गई है उसका एज ए न्यूमरेटर लेकर हम सॉल्व करेंगे, तो वी विल गेट द पे बैक मेथड। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ पे बैक मेथड। क्या पहला है कि ये इग्नोर करता है, इग्नोरिंग कैश फ्लोज आफ्टर पे बैक पीरियड। क्या मतलब है, जितने साल, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें 2 प्रोजेक्ट हैं, फर्ज करें ये यहाँ एक यही ले लें, एक ये ले लें। दूसरा प्रोजेक्ट ये है कि आपका यहाँ पे 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, 2.5 लाख है। फ़र्ज़ करें यहाँ भी 2.5 लाख है, और उसके बाद 5वें साल 10 लाख दे देता है, छठे साल 20 लाख दे देता है। एक ये प्रोजेक्ट है, और एक प्रोजेक्ट यही वाला है। अब पहले केस में जहाँ पे पहले 4 सालों में आपको 2.5 लाख मिल रहा है, और 5वें में 5 लाख, छठे में 10 लाख मिल रहा है, वो ज़ाहिर ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप पे बैक फॉलो करेंगे, लेकिन उसका पे बैक पीरियड 4 ईयर है, क्योंकि उसके पैसे 4 साल में आपको वापस हुए, जबकि इसी प्रोजेक्ट में आपको 3.6 ईयर में फॉलो हुए। तो जो पे बैक जल्दी करते, ये मेथड तो ये कहता है कि जिस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो जितना जल्दी वापस आए, यानी जो कैश आउटफ्लो है जितना जल्दी पूरा हो जाए, वो आपने एक्सेप्टेबल कर लें, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आप 3.6 ईयर के हिसाब से, और ये इसका कैश फ्लो 5वें के बाद है ही नहीं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि इसका पे बैक पीरियड कम है, 3.6 ईयर है। आप इस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड दूसरा जो प्रोजेक्ट है जिसका पे बैक पीरियड 4 ईयर है, लेकिन उसका कैश फ्लो इससे कई ज़्यादा है, वो आप इग्नोर कर देंगे। तो लिहाजा इसका पहला जो ड्रॉबैक है वो यही है कि ये इग्नोर करता है, किसको इग्नोर करता है,
जो कैश फ्लो पे बैक पीरियड के बाद आती हैं उसको इग्नोर करते हैं। दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है, इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या मतलब है, हमने पहले ही पढ़ा है कि आज जो 1 रुपया है वो ज़्यादा कीमती है बनिस्बत उस रुपये के जो कि आपको बाद में हासिल हो रहा है। ठीक है, ये चूँकि प्रेजेंट वैल्यू, ये मेथड वो है जो कि प्रेजेंट वैल्यू नहीं देख रहा, प्रेजेंट वैल्यू नहीं देख रहा, लिहाजा ये आपके जो आज क्या वैल्यू है, आज क्या वैल्यू है उन कैश फ्लोज़ की जो आपको फ्यूचर में हासिल होंगे, वो इसको नज़रअंदाज करता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसी प्रोजेक्ट की एग्जांपल ले लें आप। ठीक है, ये आपको कैश फ्लो हासिल हो रहा है, ये 5 सालों में हो रहा है, आप बड़े खुश हो गए कि 3.6 ईयर में पैसे पूरे हो गए, और 5वें साल जो भी हासिल हो रहा है वो मुनाफा है, और इसी तरह चौथे साल का कुछ पीरियड है वो भी मुनाफा है। ये तो ग्रास सूरत में आ गया, आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं। अब अगर ये हाई रिस्क है, हाई रिस्क से मुराद ये है कि ये ऐसी कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं जहाँ पे अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, या वहाँ की पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं कि आपको हो सकता है कि दूसरे साल ही प्रोजेक्ट क्लोज़ करना पड़ जाए आपको, तो आपने उस कैश फ्लो को, ये जो कैश फ्लो हासिल हो रहा है, इसको डिस्काउंट नहीं किया हुआ। डिस्काउंट से मुराद ये कि इसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू नहीं ली हुई। आप ख़ुद सोचें कि, और या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि जो 5 लाख चौथे साल हासिल होता है, आज उसकी वैल्यू 50,000 के बराबर भी नहीं है, और आप खुश हो रहे हैं कि आपको 4th ईयर में जाके 5 लाख हासिल हो रहा है, लेकिन अमली तौर पे आपको 5 लाख नहीं, जब आप चौथे साल में जाएंगे तो ये 5 लाख जो है वो आपका 50,000 के बराबर हो चुका होगा। आप ये फैक्टर भी इस मेथड में क्या करते हैं जनाब आली, इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकंड मेन ड्रॉबैक ऑफ पेबैक में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोग इस मेथड को पसंद क्यों करते हैं। तो अर्ज़ ये है कि ये एक रॉ मेथड है, जस्ट प्रोजेक्ट की फर्स्ट ओवर लुक देखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पे बैक मेथड ही पूरा, पे बैक पीरियड में ही नाकाम हो जाता है प्रोजेक्ट, तो आपको जो इसके बाद की जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पे, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बल्कि इसको बी पे आना चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को। अच्छा, तो इस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये तीनों इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये तीनों मेथड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कहते हैं, DCF मेथड इनको कहते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर शुरू का जो है वो पूरा नहीं होता क्राइटेरिया। अच्छा, अब हम दूसरा मेथड देखेंगे। इसका ये मैंने तीसरे पे लिखा हुआ, लेकिन इसको बी पे आप कर लीजिएगा। दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हमने क्या करना, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हमने ये देखना है कि आपके जो कैश फ्लोज हैं, ठीक है जनाब, उनकी फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। वी विल सी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इन दिस मेथड। ठीक है, ताकि वो जो शुरू में मैंने बात की कि जो ये इग्नोर करता है मेथड आपका पे बैक मेथड, जो इग्नोर करता है जिस चीज़ को, वो आपके सामने उसका जो एलिमेंट है वो कवर हो जाएगा कि आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो अगर कैलकुलेट हो जाएगी आपसे, तो उस सूरत में ये आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, आप जो है वो ये मेथड अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लोज को माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट फ्लोज,
अगर तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाए या इवन ज़ीरो भी आ जाए तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एनपीवीज़ को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ये हो गया। अच्छा जनाब, अब फॉर एग्जांपल यही प्रोजेक्ट शुरू वाला एक केस ले लेते हैं। ईयर्स हैं, कैश फ्लोज हैं 0 1 2 3 4 ये, और यहाँ पे 5 भी। यहाँ पे फ़र्ज़ करें 1 मिलियन से कैश का आउटफ्लो है, ये 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, वैसे ही एनुइटी से भी कर सकें, लेकिन अभी मैं इसको एनुइटी से नहीं कर, मैं यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेता हूँ पीवी। पीवी के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं, लेकिन इसके लिए हमें, आपको याद हो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज पावर एन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट, वो जो आंसर आता है ना, इसे हम कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। ये फ़र्ज़ किया हमने लेना है 10% पे, यहाँ पे पीवी आ जाएगी। ज़ीरो का हमेशा 1 होता है। अब ये कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट फैक्टर से क्या मुराद है, ये देखिए। डिस्काउंट फैक्टर से मुराद ये है पी वी इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज पावर, बल्कि यहाँ पे लिखना चाहिए फ्यूचर वैल्यू। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज पावर एन करके भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये जो आंसर आता है ना बेटा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज पावर एन, इसे डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल पहले साल में 1 डिवाइडेड बाई 1.10% 1.10 रेज पावर 1 का जो आंसर आएगा, हम कहेंगे ये पहले साल का, फर्स्ट ईयर का, यानी पहले साल का। ज़ीरो का हमेशा 1 होता है। ए 1 पहले साल का ये डिस्काउंट फैक्टर है। इसी तरह अगर दूसरे साल का लेना चाहिए हम, पी वी एफ 1 ईयर, फिर तो 1 डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे यहाँ पे हम, 1.10 रेज पावर 2 कर लेंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकेंड ईयर। तो ₹1 की या $1 की पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे, पाँचवें, छठे, व्हाट्सएवर साल जो भी वैल्यू होती है उसे हम डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्काउंट फैक्टर पहले साल का हम लिखेंगे। ठीक है जी, किस पे फ़र्ज़ किया, 10% पे हम लिख रहे हैं। ठीक है जनाब, तो 10% पे जो हमारे पास ही आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी, ठीक है ना, वो हम देख लेते हैं क्या आएगी। इसको बेहतर ये होगा कि फार्मूले के ज़रिए भी कर सकते हैं, टेबल के ज़रिए भी कर सकते हैं। चूँकि टेबल में वैल्यूज़ गिवन है तो मैं ये चारों टेबल से देख लूँ, कैलकुलेटर यूज़ ना करना पड़े, लेकिन आपने इसको कैलकुलेटर के ज़रिए ही करना है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे मैं देखता हूँ टेबल 1 है, टेबल 2 में शायद कि वैल्यू, टेबल 2 में ये आ गई। हाँ जी जनाब, 10% पे देख लेते हैं, 0.901, 0.909 है, फिर है 0.826 है, फिर है आपके पास 0.751 है, फिर आपके पास है 0.751 के बाद है 0.683 है। ठीक है जनाब, फिर इसके बाद आपके पास है 0.621 है, 0.621। आपने करना क्या है, आपने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे लेनी है, अब यहाँ कैलकुलेटर का इशू है मेरे पास। ये
ये डिस्काउंट फैक्टर को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास 1 मिलियन ये आ जाएगा नेगेटिव में, और फिर इसके बाद 1 मिलियन नेगेटिव आ गया, इसे इससे इसे इससे इसे इससे इसे इससे इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक हो गया। इन